नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम अपना इकाई 6 जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के बारे में चर्चा किया। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया, जड़ के बारे में बताया, फिर हमने मूसला जड़ के बारे में बताया। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे उपस्थानिक जड़। जैसे कि आपने गेहूं, धान, मक्के आदि में आदि आपने देखा होगा, है ना। उसके आदि के पौधे देखे होंगे, नहीं देखे तो कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा। इन सब में उपस्थानिक जड़ पाई जाती है। इसमें बीजों से निकले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों के भांति निकल जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम उपस्थानिक जड़ें कहते हैं, यानी जो जकड़ा हुआ जड़ होता है, जो रेशेदार जड़ होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? उपस्थानिक जड़। जो हमने आपको दिखाया भी था, है ना, उपस्थानिक जड़ और मूसूला जड़ दोनों के बारे में हमने चर्चा किया था। ये चित्र आपकी किताब में दे रखा है, देख रहे हो ना। ये क्या है? ये दोनों जड़ें, इसका चित्र भी है जो आपको बनाने के लिए होगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब जो है हम लोग एक एक करके इनके एक एक भागों के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है तना। ठीक है, तना। तना जो होता है, तना क्या होता है? पादप का तना, जो पादप का के प्रवाह के प्ररोह में सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ भी कहते हैं। तो यानी क्या है? एक पेड़ का या एक पौधे का स्तंभ क्या होता है? उसका तना होता है। प्रारंभ में तने काफी कोमल होते हैं। ठीक है, प्रारंभ में तना कैसा होता है? काफी कोमल होते हैं। और ये पुराने होकर किस रूप में बदल जाते हैं? ये पुराने होकर शाख के रूप में, झाड़ी के रूप में, है ना। ये कैसा बन जाता है? शाख के रूप में बदल जाता है। उसके बाद जो है ये किस रूप में आ जाते हैं? झाड़ी के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जब जैसे जैसे ये पुराने होते हैं तो कैसा होता है? इसकी जो रचना होती है, ये पहले काफी कोमल होते हैं। पहले क्या होते हैं? काफी कोमल होते हैं। फिर ये जो है शाक के रूप में, और उसके बाद जो है ये किसके रूप में बदल जाती है? झाड़ी के रूप में आदि बदल जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है? वृक्ष के रूप में, है ना, सब दृढ़ हो जाते हैं। तो ये सब रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। तो जो कैसे रचना होती है? जो गांठ जैसे, हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो तने में जो होती है गांठ जैसी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, गांठ जैसी संरचना को पर्व संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, यानी दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो जरा हम चित्र दिखा देते हैं, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, गन्ने का पौधा दे रखा है 6.12। इसमें जो है क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो ना, गांठ दे रखा है, यानी पर्व संधि, पर्व, पत्ती। तो कैसा होता है ये पेड़ पौधों के, है ना? कैसे होता है ये? जो जैसे तने में जो है ये जो गांठ पड़ा हुआ है, ऐसे गांठ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। देखिए, ऐसे बिंदु 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 लगा हुआ है, तो ये गांठ जैसे है, तो इसको क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। और निकटतम दो पर्व संधियों के बीच का स्थान को, यानी जो निकट दो पर्व संधियों के बीच का
स्थान, यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर गांठ है, तो इसके बीच का स्थान को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ठीक है। धूप घास, मक्का, कैसा, कौन कौन से इसके उदाहरण है? धूप घास, मक्का, बांस, गन्ना। आप सबने देखा होगा, जब भी आप गन्ने को तो देखा होगा, है ना, कि कैसा होता है, उसके बीच बीच में से गांठ लगे होते हैं। आदि क्या है? आदि पौधे, इसे स्पष्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे पर्व संधि को सब, गांठ को सब क्या है, हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो पेड़ पौधों में पत्तियां, है ना, पेड़ पौधों में पत्तियां तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। और यह कैसा होता है? इसके तने की पतली पतली नलियों से, देख रहे हैं ना, पाइप की तरह है, तो यहाँ से क्या है, ये पत्तियों तक क्या पहुंचाता है? निश्चित रूप में खनिज, पानी, है ना, पानी और खनिज लवण आदि पहुंचाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? तनों द्वारा, तनों द्वारा शाखाओं तक, तनों द्वारा क्या होता है? जड़ों से पत्तियों तक हमने देखा कि जल का संवाहन होता है ना। और तना शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल को विकसित होने का स्थान देता है। तो तना जो है शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को आदि को विकसित होने का एक स्थान देता है, तथा इन सब का आपस में संबंध स्थापित करता है। तो कौन संबंध स्थापित करता है? पत्तियों के बीच में, फूलों के बीच में, फलों के बीच में, है ना, शाखाओं के बीच में, सब कौन संबंध स्थापित करता है? तना। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती है, देखिए इस तरह से, देख रहे हैं ना, इस तरह से व्यवस्थित होती है। जब भी आप तना देखोगे, स्टेम देखोगे, तो इस तरह से पत्तियां जो है, लीव्स जो है, व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक पत्ती को क्या मिले? भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूर्य प्रकाश। तो प्रत्येक पत्ती को सूर्य प्रकाश मिले। तो तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवाहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। पता चल गया? तो तना क्या करता है, किसका क्या कार्य करता है? भोजन, है ना, भोजन पहुंचाने के लिए पानी, खनिज लवण आदि कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है। तो किसका कार्य करता है? भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक है। भोजन, तो इन सबको उनकी क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कार्य करते हैं, वो सब आप लिखोगे। तो भोजन स्थानांतरण, ठीक है, इसका कार्य करता है भोजन स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कौन करता है ये सब? तना करता है। तो आप इस चित्र को भी एक बार बना लीजिएगा। ठीक है। अब जो है, हमने तने के बाद अगला जो हम बात करेंगे, अगला है पत्ती के बारे में। ठीक है। पत्तियों को क्या भी कहा जाता है? पत्तियों को क्या कहा जाता है? रसोई घर, यानी पत्तियों में क्या होता? पत्तियां हैं जो पौधों का खाना बनाती है। तो एक पौधे का या पेड़ का रसोई कहाँ पर होता है? उसके पत्तियों में होता है। जैसे आपका रसोई घर आपके किचन में होता है ना, जैसे कि आपके घर में खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में बनता है। उसी तरह पत्तियों में क्या बनता है? क्या बनता है? भोजन बनता है। तो अगला जो है, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पत्ती। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये पत्ती है? तो कैसे होता है? पत्तियां कौन से रंग के होते हैं? प्रायः यह हरे रंग के होते हैं। जब भी आप पत्तियां देखते हो, ज्यादातर कैसे देखते हो? कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, है ना। पत्ती का वो भाग जिससे पत्ती तने से लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग कहते हैं प्रणाधार कहते हैं। ठीक है। तो उसे प्रणाधार कहते हैं। पत्ती का यह चपटा, पहले हम जरा पत्ती को देख लेते, तभी क्या होगा, आपको स्पष्ट होगा, उसके बाद हम जरा बताएंगे। तो देखिए, ये देख रहे हो, हमने अभी किसकी बात किया? पर्णादार, है ना, जो पत्ती जहां से लगी हुई है, ये भाग। और पत्ती का यह चपटा भाग, अब जो है, ये देख रहे हो ना, किस तरह से पत्ती के आकार है। तो
क्या कहते हैं, ये जो चपटा भाग है, ये जो इस तरह से जो चपटा भाग है, इसे क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। और फिर ये देख रहे हैं, ये मध्य शिरा है, ये पर्णांग है, ये पर्ण तट है, पर्ण फलक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये देखिएगा अक्षक है। तो इस तरह से जो है ये पत्ती का आप एक चित्र बनाइएगा और उसके प्रत्येक अंकों को आप क्या कीजिएगा, नामांकित कीजिएगा। तो पत्ती का ये चपटा भाग जो है पर्ण फलक है ना, तो देख रहे हो ना, पर्ण फलक यहाँ से यहाँ तक जो चपटा भाग है इसे क्या कहते हैं, पर्ण फलक कहलाता है। और पर्ण फलक तथा पर्णाधार, ये देख रहे हो ना, पर्ण फलक तथा ये जो है पर्णाधार, यहाँ से पर्णाधार क्या होता है, पर्णाधार पर्ण फलक। और जो पर्णाधार, पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक एक भागों को पहचानिएगा कि कौन सा भाग है। ठीक है, तो जो पर्ण फलक है तथा पर्णाधार के बीच में क्या है, ये डंटल नुमा, देख रहे हो ना, डंटल डंटल नुमा भाग को क्या कहते हैं, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। ये देख रहे हैं, इसके बीच में और इसके बीच में ये जो डंटल युक्त भाग है, इसको क्या कहेंगे, इसको पर्णवृत्त कहेंगे। सामान्यतः क्या होता है, पत्तियों के ऊपरी सतह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गहरे हरे रंग के होते हैं, है ना, गहरे हरे रंग के होते हैं। और क्या होता है, गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां और क्या करते हैं, पत्तियां क्या करते हैं तब, सौर ऊर्जा का अवशोषण करती है, यानी सौर ऊर्जा इसमें सीधे खींचती है, तथा चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन करती है। और उसकी चिकनी सतह है, इससे जो है प्रकाश की जो अनावश्यक, जो उसको आवश्यक नहीं है, उन किरणों का क्या कर देती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र सब होते हैं, सबसे क्या है, बाहर निकाल देते हैं। निचली सतह पर खुरदरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। ऐसे निचली सतह पर क्या है, ऐसे जाल जाल बना होता है। ठीक है, तो उभरी हुई जाल दिखाई देते हैं। और शिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्ण फलक फैला रहता है। और शिराओं का जाल, ये जो जाल है, पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जो जाल है ये क्या करती है, ये सब पत्तियों का जो बनाया हुआ जो भोजन है, पत्तियों में भोजन बनता है ना, सूर्य किरण की सहायता से, सौर ऊर्जा की सहायता से जो भोजन बनता है, उसको जो है पौधों के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पत्ती की सतहों पर क्या होता है, छिद्र लगे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो क्या होगा, आपको सही से दिखाई देगा। तो अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां क्या करती है, श्वासन क्रिया यानी श्वास लेती है और वाष्पोत्सर्जन करती है तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो हमने ये देखा पौधों का किस तरह से संरचना होती है और किस तरह से पौधों का एक एक भाग जो है किस तरह से भोजन बनाने में सब सहायता करती है। तो हमने ये, अब तो आप क्या करोगे, इन सबको आप सही से लिखोगे। तो जो चपटा भाग है, पत्ती का जो चपटा भाग है, उसे क्या कहेंगे, एक एक भाग को आप क्या करोगे, चित्र बनाकर आप लिखोगे। ठीक है, चपटा भाग क्या कहेंगे, पर्ण फलक, पर्ण फलक। ठीक है, और पर्ण फलक तथा पर्णाधार के बीच में, तो जो पर्ण फलक और पर्णाधार के बीच में जो जगह होती है, इन दोनों के बीच में जो जगह होते हैं उसे क्या कहते हैं, पर्णवृत्त। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इस पत्ती के चित्र को बनाते हुए एक एक भागों को आप लिखोगे। फिर हमने क्या देखा कि पत्ती जो है क्या काम करती है, पत्तियों द्वारा, तो जो पत्तियों के साइड में जो जाल लगे हुए हैं, शिराओं का जाल, वो जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करती है, तने तक पहुंचाती है। और पत्ती की सतह पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या भी कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं, जिसे हम रंध्र भी कहते हैं।
और इन छिद्रों द्वारा पत्तियां जो है श्वासन करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो हमने अब पत्तियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब जो है अगला भाग जो आता है वो है पुष्प। तो हम देखते हैं एक पेड़ में या फिर एक पौधे में जहां पर भी क्या है, पुष्प क्या कार्य करती है। पुष्प। तो अगला किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो है पौधों का सबसे आकर्षक पुष्प क्या होता है? आप सबको आकर्षित करती है, हम सबको बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, बहुत सुंदर लगते हैं। जहां भी पुष्प देखे आपका मन क्या करता है कि उसे तोड़ ले। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी पुष्पों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में वो थोड़े समय तक रहती है, लेकिन जो पेड़ पौधों पर बहुत समय तक रहती है और बहुत सुंदर लगते हैं। तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आपको अनावश्यक पुष्पों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पुष्प। जो सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है, यह पौधों के तने तक तथा ये क्या करता है, पौधों के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। पुष्प कहाँ पर लगे होते हैं? ये तने, तने में लगे होते हैं। फिर कहाँ पर ये होते हैं? शाखाओं में लगे होते हैं, है ना। चलिए, कहाँ पर लगे होते हैं? कभी पौधों में लगे होते हैं, कभी शाखाओं पे लगे होते हैं, है ना। हर जगह पर क्या होते हैं? हमें क्या मिलता है? पुष्प मिलते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलियां क्या रूपांतरित होकर पुष्प बनते हैं? सबसे पहले जब आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होते हैं? वो कलियां होते हैं, है ना। कलियां, कलियां जो है रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं? पुष्प बन जाते हैं। तो पुष्प के जो है समानतः चार भाग है। कितने भाग है? चार भाग है। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हुए उन भागों को आपको बताते हैं। ठीक है, आपकी किताब में चित्र दे रखा है पुष्प का, उसको देखते हैं। ये देख रहे हो ना पुष्प का चित्र 6.14। तो ये देखिए, सबसे पहला क्या है? बृहदल। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बाह्य दल। क्या है? बाह्य दल। सबसे पहला दल कौन सा? जो बाहर का दल होता है। ठीक है, बाह्य दल। और दूसरा जो है दल, ये देख रहे हो ना, ये जो भाग है ये क्या है? दल। और यहाँ पर ये देखिए पुंकेशर। पुंकेशर, पुंकेशर यानी पुरुष। ठीक है, यानी मेल। और फिर यहाँ पर देखिए, फिर पुंकेशर होगा तो फिर क्या होगा? स्त्री केशर भी होगा। ठीक है, पुंकेशर के साथ फिर क्या होता है? स्त्री केशर होते हैं। वतिकांग्र सब लिखा हुआ है, वतिकांग्र यानी स्त्री केशर पुष्प भी होते हैं। तो हमने क्या देखा कि पुष्प का जनन अंग है क्या है? स्त्री केशर। स्त्री केशर क्या होता है? यानी यहाँ पर होता है उस, ये क्या है? अंडाशय देख रहे हो ना, यहाँ पर अंडाशय है। तो हमने क्या देखा कि पुष्प पौधे का जनन अंग है। क्या होता है? वहां पर पौधों का जनन होता है, बीजों का। ठीक है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी अपनी वंश की वृद्धि करते हैं। अपने वंश की वृद्धि करते हैं। और जो है निषेचन के पश्चात, जब निषेचन, ये देखिए निषेचन के पश्चात कहाँ पर होता है? ये देखिए अंडाशय देख रहे हो ना, अंडाशय से फल विकसित होता है। यहाँ से क्या विकसित होता है? फल विकसित होता है। और फल में एक या अनेक बीज होते हैं। कभी यहाँ पर एक बीज होता है, कभी अनेक बीज होता है। तो हमने पुष्पों में भी क्या देखा कि पुंकेश्वर है और क्या है? स्त्रीकेशर, यानी जो है स्त्री, जहां पर पुष्पित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से इस तरह से बीज को देते हैं, फिर क्या है? अंडों तक पहुंचता है और अंडाशय में फल विकसित होता है। और फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधों का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं? ये अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो इस पुष्प की संरचना भी आप क्या करोगे? आप बनाओगे। ठीक है, तो हमने पुष्प का क्या देखा
कि जो पुष्प है वहां पर क्या होते हैं, 4 प्रकार के भाग होते हैं, है ना। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ऐसे 4 भाग हैं। और फिर क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प पौधे का जनन अंग है, ठीक है, जहां से जनन होता है, जनन अंग। और इसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी अपनी वंश की वृद्धि करते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, अपने वंश की वृद्धि करते हैं। और फल फिर क्या होते हैं, इसमें जो है निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। और फल में एक या अनेक बीज होते, कभी कभी आप फल देखते हो, किसी फल में एक बीज देखते हो, किसी में क्या देखते हो, बहुत सारे बीजे हैं, है ना, जब आप तोड़ते हो तो। और बीज के अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर क्या होता है, नन्हे पौधों का निर्माण होता है। तो पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण, जिसमें पौधों का, अब हम क्या देखेंगे, तो हमने इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम देखते हैं पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। तो जो पौधों के जो अंग है, विशेष कार्यों के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि जड़ें, जड़ें एवं तनों द्वारा क्या होता है, भोजन संग्रह करना, अथवा कमजोर तने द्वारा आरोहण आदि की प्रक्रियाएं होती है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण, ठीक है, भोजन संग्रह। अब क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, भोजन संग्रह के लिए किसका रूपांतरण देख रहे हैं, जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण, जड़ों में रूपांतरण, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, भोजन संग्रह के लिए किस तरह से क्या होता है, जड़ों में रूपांतरण होता है। रूपांतरण, तो आप आपने कई जगह पर, या तो आपके विद्यालय के उद्यान में या फिर आपके घर के गार्डन में, बगीचे में, है ना, आपने क्या देखा होगा, गाजर, मूली, शलगम आदि देखे होंगे, है ना। गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर सब देखे होंगे। उसके बाद क्या हो, अगर आप इन सब के बीज को बोते हो, है ना, गाजर, मूली, शलगम आदि के, ये आपके इसमें एक चित्र भी दे रखा है। तो अगर आप क्या करोगे, इन सब के इन सब के गाजर, मूली आदि के क्या है, बीजों को अगर आप बोते हो, ठीक है, चलिए ऐसे कीजिए, आप अपने इसमें चित्र देखिए, मैंने इसमें चित्र नहीं ले रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप सबने देखा होगा किस तरह गाजर होता है, किस तरह मूली होता है ना, ये सब कहाँ पर होता है, जड़ों में होता है। तो इन पौधों को क्या कीजिए, आप सबसे पहले उसको, बीज को अगर आप बोएंगे, अगर आप स्कूल में ही अगर जगह है तो वहां पर बोएंगे, तो 1 माह बाद इनके अंकुरण से बने जड़ तंत्र का अध्ययन करें कि किस तरह से उसके जड़ तंत्र बना हुआ है, ठीक है। इन पौधों को क्या कीजिए, कक्षा में लाकर इनकी जड़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कैसे कैसे जड़ होते हैं इसमें। तो ये सभी जो है किस प्रकार के जड़ होते हैं, ये सब जो है मूसला, ये सब कैसे होते हैं, मूसला जड़ होते हैं, ठीक है, हमने उसके बारे में चर्चा किया है। तो मूसला जड़, जड़ों का मूसला जड़ों का क्या है कि प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। इन जड़ों के आकार को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो गाजर की जो जड़ होती है वो कैसा होती है, जब इन सब के जड़ों को जब आप देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, जो गाजर है, गाजर की जड़ों के ऊपर की ओर मोटी, है ना, और नीचे की ओर, ऊपर कैसे लगता है, जैसे कि आप गाजर देख रहे हो, तो जैसे कि गाजर है तो ऊपर क्या होता है, ऐसे मोटी, और नीचे को क्या होता है, ऐसे पतली होती है ना।
कैसे होगी, ऊपर जो है कैसा होगा, आपको जो है मोटी, और नीचे की ओर क्रमश जैसे जैसे आएंगे कैसा दिखाई देगा, पतली हुई दिखाई देगा। तो रूप के इस रूप के यानी ऊपर मोटी और नीचे जो पतली होती है, इस रूप के जो जड़ है इसको क्या कहते हैं हम लोग, शंकुरूप। शंकुरूप, ठीक है, जैसे शंख होता है, शंकुरूप कहते हैं। अब जो है मूली की जड़, इस तरह सभी का निरीक्षण करोगे। मूली की जो जड़ होती है वो कैसी है, वो जड़ जो है नीचे दोनों ही और पतली हो जाती है। तो कैसा हो जाता है, ऊपर तथा नीचे दोनों ही और से, यानी कभी जो है ऐसे मूली से ऊपर से ऐसे आ रही है, फिर हो सकता है नीचे भी इसी तरह से ऐसे ऐसे पतली पतली आए, ठीक है। तो जो है मूली की जड़ ऊपर तथा नीचे दोनों ही और पतली हो जाती है, इसे जो है कैसे जड़ कहेंगे, तर्क रूप जड़ कहेंगे। तर्क रूप जड़ कहेंगे, ठीक है। इसे कैसे जड़ कहेंगे, तर्क रूप जड़ कहेंगे, यानी जो ऊपर नीचे दोनों ही पतली हो जाती है। और जैसे शलगम है, शलगम को आपने देखा होगा, है ना। शलगम जो होती है, तो जब आप उस चित्र को, अब आपकी किताब में जो चित्र है 6.15 उसको देखना काफी है। तो जो है शलगम, शलजम के जो पौधा होता है, जो वो होता है, क्या होता है उसका शलगम, जब आप देखते हो तो कैसे होते हैं, घड़े जैसे होती है ना, ऐसे। तो नीचे को ऐसे क्या होता है, उसकी जो है जाता है ना, उसकी जो जड़ जैसे जाता है। तो ये कैसा होता है, जैसे जड़े घड़े जैसे होती है, देख रहे हैं ना, जैसे घड़े जैसे होती है। तो इसे ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं, कुंभी रूप, ठीक है, कुंभी रूप। तो इन सब चित्रों को बनाकर आप क्या कीजिएगा, इसको लिखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी इसी प्रकार जो है क्या होता है, डहेलिया और शक्करकंद, आपने अगर डहेलिया शक्करकंद सब देखा है, तो उसकी जड़ों जड़ों को अगर आप एकत्रित करें और आप देखिएगा कि किस तरह से उनमें जो है उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। ये भी आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, जरा हम पहले उस चित्र को जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, इस चित्र को देखिए। उपस्थानिक जड़ का रूपांतरण देख रहे हैं ना, ये क्या है, डहेलिया में पुलकित जड़े और शक्करकंद जो आप उबाल कर खाते हो, है ना, बहुत मीठा लगता है। तो इन सब में क्या है, ये जो है इसमें भोजन एकत्रित होने में क्या होता है, ये फुलकर कंद में बदल जाता है। जब इसमें कहाँ पर भोजन एकत्रित होता है, इसके जड़ों में, तो ये फुलकर क्या है, कंद के रूप में बन जाता है। और जो ये होता है डहेलिया की पुलकित एवं शंकरकंद, ये देख रहे हो ना, शक्करकंद, शक्करकंद की जो है, इन सब में क्या होता है, इसकी कंदिल जड़े उपस्थानिक जड़ों के उदाहरण है। तो इसके जड़े किसके उदाहरण है, उपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं, ठीक है। और इनकी पत्तियां, ठीक है, और इन सब जड़ों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, शलगम, है ना, शलजम, फिर शंकरकंद, शक्करकंद, सॉरी शक्करकंद आदि को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इनके कंदों में इकट्ठा होता है। और पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब पौधों को भी जब जरूरत होती है तो इसमें से क्या करते हैं, वे भी उस भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये चित्र देखा। अब जो है हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला जो है, आपने कभी भी क्या देखा है, जैसे कि आलू देखे हैं, अदरक देखे हैं, ये सब आपने देख रखा है ना। ये देखिए, आलू का कंद, अदरक का प्रकंद, है ना, आलू का स्तंभ कंद, अरबी का घन कंद। तो इन सब में क्या है,
क्या दिखाई देता है कि भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के क्या होते हैं, सिरे फूले होते हैं। आलू के यानी जो भूमि के जो स्थान पर इसके ये जो कंद होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है, इसलिए ये होता है, ये कैसे होता है, फूले रहते हैं। ठीक है, इसे स्तंभ कंद कहते हैं। और इसी तरह से क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ कंद, आलू का स्तंभ कंद, देख रहे हो, आलू का स्तंभ कंद। और इसी तरह से क्या होता है, अदरक में, अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। और ये सभी क्या है, भूमिगत तनों के रूपांतरण है। जो भूमि में जो तने होते हैं उसका रूपांतरण होते हैं। अब जो है अगला चित्र को देखिए, तनों को सहारा देने वाली जड़ें। आपके इसमें एक चित्र दे रखा है जिसमें क्या है, तनों को जो सहारा देने वाली जो जड़ें है, ये देख रहे हो ना, आपने ऐसे ऐसे जड़ों को देखा होगा। ये बरगद का पेड़ है, ये गन्ना, ये केवड़ा। तो जैसे कि मक्खा, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें क्या होती है, विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर दूसरे तनों को क्या करते हैं, वे सहारा देते हैं। इसके ऊपर दूसरे तने सब क्या होता है, चढ़ जाता है। तो इन सबको क्या कहते हैं, तनों को सहारा देने वाले जड़ें कहते हैं। उसका नाम आप लिख के रखिएगा, गन्ना, बरगद, केवड़ा, है ना, बांस आदि, मक्का, सब। तो ये सब क्या है, सहारा, दूसरे जड़ों को सहारा देते हैं, इसीलिए इन्हें तने को सहारा देने वाले जड़ें कहते हैं। और ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं। एक और चित्र है, ये देखिए, इस चित्र को देखिए, ये देखे ना, पौधों में आरोहण के लिए, यानी सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते। सभी पौधों के तने कैसे नहीं होते, मजबूत नहीं होते, है ना। तब क्या होता है कि कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं। जैसे आपने कद्दू को देखा है कभी, किस तरह से उसकी जो तना जो है सबसे फैलता हुआ जाता है। तुरई का देखा होगा, लौकी का, है ना। तो सभी जो है कैसे होते हैं, कमजोर तनों वाले पौधे होते हैं। तो अब उन सब कमजोर तने वाले पौधों को क्या कीजिएगा, आप उसकी एक सूची बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो कमजोर तनों से जो पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकलती है, ये देख रहे हो ना, ऐसे ये देखिए धागे नुमा संरचना, ये देखिए मादा पुष्प है यहाँ पर नर पुष्प है ना, नर और मादा की जरूरत होती है। तो क्या होता है, इनसे जो पतली पतली जो धागा नुमा, ये देख रहे हो ना, पतली पतली जो धागा नुमा जो संरचनाएं निकल आती है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। ये देख रहे हो, ये जो डलियां जो निकली हुई है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रतान कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता करती है। जैसे कि ये क्या करती है, जैसे कोई पेड़ है उस पर से ये चढ़ रहा है, ये बेल जो है चढ़ रहा है, तो जो भी आरोहण है या जो भी पेड़ पर वह चढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, ये जो प्रतान है ये क्या करता है, उस पर ऐसे लिपट जाता है। अगर आपने कभी देखा नहीं तो जरा देखिएगा, ये उस पर लिपट जाता है। ठीक है, जो आरोहण में सहायता करती है, जैसे कि अंगूर है, मटर है आदि। ये सब क्या करते हैं, ऐसे दूसरे इस पर चढ़कर क्या करते हैं, इसकी बेले दूसरों का सहारा लेते हैं। तो हमने देखा कि तने को सहारा देने वाले जड़ें भी है, और पौधों के क्या है, आरोहण के लिए। तो इन सबको क्या कीजिएगा, आप डिटेल में जरा पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने जो है इतनी सारी बातें हमने सीखी। अब हम क्या करते हैं, इसके जो अभ्यास प्रश्न है, जो सही विकल्प चुनकर लिखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, स्तंभों को मिलाना, वो सब आप इस पार्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप स्वयं करोगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हम सिर्फ अभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न भी सरल है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए सब अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सब अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। तो जीव जगत, इसका अभ्यास प्रश्न, इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 5 देखते हैं।
मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो क्या है सबसे पहला प्रश्न, जो मक्के का पौधा, प्याज का, सरसों का, बैंगन, इन सब में कौन कौन से क्या है, क्या क्या पाया जाता है, जड़ पाया जाता है। तो देखिए, पहला वाला मक्का, जकड़ा जड़। दूसरा देखिए प्याज, प्याज में मूसला जड़। सरसों, मूसला जड़। बैंगन, मूसला जड़। ठीक है, तो इन सब में क्या है, मूसला जड़ पाए जाते हैं। तो अब इन सब जड़ों के नाम लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मूसला जड़ तंत्र को का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके किताब में दे रखा है चित्र। इसको क्या कीजिएगा आप, जड़ों के प्रकार है ना, मूसला जड़ जो है 6.11 में दे रखा है। कौन से इसमें दे रखा है, 6.11 चित्र में दे रखा है। तो उस चित्र को देखकर क्या कीजिए आप जो है मसूला जड़ के क्या कीजिएगा, उसको बनाइएगा। ठीक है, मसूला जड़ को की चित्र बनाकर उसको जो है नामांकित कीजिएगा। प्रश्न 7 देखिए, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो बहुत सारे हैं, तो आप इसमें से आपसे कितने लिखने को बोल रखा है, 3। ठीक है, किन्हीं 3 पौधों का नाम। तो बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप लिख लीजिए, जिसमें कि क्या नहीं पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती है। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं बहुवर्षीय पौधे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आम और गुड़हल। ठीक है, क्या है, बहुवर्षीय पौधे हैं। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, कटहल का लिख सकते हैं। ठीक है, दूब घास लिख सकते हैं, गुलाब का, ये सभी क्या है, बहुवर्षीय पौधे हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न, शाख, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो आप कोई भी उदाहरण के लिख दे सकते हो। शाख का देखिए क्या क्या दे रखा है, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन। ठीक है, इन सबको आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप और भी अपने अलग अलग उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, झाड़ी के जो है गुलाब, फिर जंगली बेर, करोंदा, नीलकांटा, गुड़हल आदि। इन सबको आप लिखिएगा और उसको याद भी कीजिएगा। अब जो है वृक्ष, वृक्ष के उदाहरण नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़। ठीक है, और भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो कोई भी 5 लिखना है आपके पसंद का, आप उसमें लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न 10, इसमें क्या पूछ रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। इसके कितने नाम लिखने हैं, सभी के 5-5 उदाहरण देने हैं। तो शाकाहारी, खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, बकरी, घोड़ा, आप कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, मांसाहारी जो है शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील। तो ये सब उदाहरण आप स्वयं लिख सकते हो, जो आपको नाम पसंद है। सर्वाहारी कौन कौन है, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गोरैया। ठीक है, ये सब क्या है, सर्वाहारी। तो ये है हमारा प्रश्न 10 का उत्तर।
तो हमने जो है इन सब प्रश्नों का हल कर लिया है, हम सब इन सब प्रश्नों का उत्तर लिख लिया है। तो आप भी क्या कीजिएगा, इन सब प्रश्नों को लिखिए, उत्तरों को लिखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।